नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग सीटेड में CDP को पढ़ने वाले हैं, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं और आज के प्रश्नों को करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें ताकि अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। अब आइए दोस्तों क्लास में चलते हैं और आज के प्रश्नों को करते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाता है। आपके ऑप्शन है, ए है विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाता है। बी ऑप्शन में है विभिन्नता और विविध परिप्रेक्ष्य को हतोत्साहित किया जाता है। सी ऑप्शन में है विद्यालय में कुछ विद्यार्थी ही अविवादित और समाहित महसूस करते हैं। डी ऑप्शन में है विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के आधार पर स्थायी समूहों में बांटा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विभेदी आकलन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विविधता एवं विभिन्नता परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करना, सभी को समान रूप से सीखने तथा आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करना आदि विद्यालयों में समावेशन की संस्कृति को दर्शाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ये दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। आपके दोस्तों ऑप्शन है, चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरण लाना। बी ऑप्शन में है प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। सी ऑप्शन में विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषताओं को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना। और डी ऑप्शन में है विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 नंबर का। दोस्तों इसमें यानी बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। शिक्षण को सदैव किसी प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करने से बचना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को चर्चा में विविध संस्कृतियों के उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति की अनूठी विशेषता को साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा विद्यार्थियों के बीच सम्मान और स्वीकृति की संस्कृति को बढ़ावा देना आदि कार्य करने चाहिए। जबकि शिक्षक को सदैव प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थियों की अक्षरों और शब्दों को पढ़ने उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित होती है। ऑप्शन है दोस्तों गुणज वैकल्य, लेखन वैलज्य, वाचन वैकल्य, गति समन्वय वैकल्य। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वाचन वैकल्य, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। वाचन वैकल्य अधिगम अक्षमता विद्यार्थी को अक्षरों और शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। इस अधिगम सशक्तता से ग्रसित बच्चे शब्दों का स्पष्ट उच्चारण करने एवं अपने विचारों को धारा प्रवाह रूप से व्यक्त करने में कठिनाई का अनुभव महसूस करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थियों की पहचान संबंधी विशेषता नहीं है। 4 दोस्तों ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन में है उच्च क्रम समस्या समाधान, बी ऑप्शन में है अभिसारी सोच, सी ऑप्शन में है नवाचारी प्रयोग और डी ऑप्शन में जिज्ञासा की प्रबल भावना। तो इसमें दोस्तों सही हो जाएगा अभिसारी सोच। दोस्तों इसमें सही हो जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अभिसारी सोच सृजनात्मक विद्यार्थियों का लक्षण नहीं है, क्योंकि सृजनात्मक विद्यार्थियों में अपसारी सोच नहीं होती है। नवीनता, मौलिकता,
उच्च क्रम, समस्या समाधान, नवाचारी प्रयोग, तीव्र जिज्ञासा, अपसारी सोच, समस्या की पुनराव्याख्या एवं स्वतंत्र निर्णयन क्षमता आदि सृजनात्मक विद्यार्थियों के प्रमुख लक्षण की पहचान है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों का सफल समावेशन सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस से बचना महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है दोस्तों, ए ऑप्शन में है ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालयों एवं प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। बी ऑप्शन में है विद्यार्थियों के सभी क्षेत्रों को रैंप एवं लिफ्टों से समतल करना। सी ऑप्शन में विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार अनुकूल करना और डी ऑप्शन में बैठक की व्यवस्था में उचित समायोजन करना। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालयों एवं प्रयोगशालाओं का आवंटन करना। गतिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह निश्चित कर लेना चाहिए कि ऊपरी मंजिल पर कक्षाओं, पुस्तकालयों एवं प्रयोगशालाओं का आवंटन न हो, क्योंकि इससे ऐसे विद्यार्थियों को समावेशन में समस्या होती है। गतिक दिव्यांगता के कारण बच्चा सूक्ष्म गतिक कौशल से निपुण नहीं हो सकता। गतिक दिव्यांगता का प्रभाव उनके चलने, दौड़ने, लिखने एवं बोलने में निपुणता आदि पर प्रभाव पड़ सकता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, किसी विशेष व्यक्ति वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने हेतु एक शिक्षण को निम्न में से किस रणनीति से बचना चाहिए। ऑप्शन है दोस्तों, स्मृति सहायक विधियां लागू करना, संगठनात्मक चार्ट बनाना, असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना, मानसिक चित्र का उपयोग करना। तो दोस्तों इसमें सही जवाब हो जाएगा असंबद्ध शब्द प्रस्तुत करना। तो सी ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाता है। किसी विशेष विषय वस्तु को लंबे समय तक स्मरण रखने को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को स्मृति सहायक विधियों को लागू करके व संगठनात्मक चार्ट बनाकर सीखने पर बल देना चाहिए एवं मानसिक चित्र व रणनीतियों का प्रयोग करना चाहिए, किंतु असंबद्ध शब्द से सदैव बचना चाहिए। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, जब सीखी जाने वाली सामग्री स्पेस है दोस्तों यहाँ पर हो तो विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं। जटिल और व्यापक मौजूदा ज्ञान से जुड़ी, अव्यवस्थित और संगठित, उनके सामाजिक दोस्तों डी ऑप्शन में उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से भिन्न। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मौजूदा ज्ञान से जुड़ी होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। जब सीखी जाने वाली सामग्री पूर्व ज्ञान या मौजूदा ज्ञान से जुड़ी हो तो विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखते हैं। इसलिए शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए पाठ योजना का निर्माण करना चाहिए और अपने पढ़ाए जाने वाले प्रकरण को छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित करते हुए पढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देता है। ऑप्शन है दोस्तों अनुभवात्मक शिक्षा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा अनुभवात्मक अलग अलग टाइप हो गया, अनुभवात्मक होगा यहाँ पर। और बी ऑप्शन में गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, सी ऑप्शन में समावेशी दर्शन और डी ऑप्शन में शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम। तो बी ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम असंबद्ध उदाहरणों का प्रयोग, कठोर परीक्षण प्रणाली एवं शिक्षण का उपेक्षित व्यवहार आदि कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की विफलता में योगदान देते हैं, जबकि अनुभवात्मक शिक्षा सामग्री समावेशी दर्शन, बाल केंद्रित शिक्षा करके सीखने पर बल, शिक्षार्थी केंद्रित
शिक्षा शास्त्र एवं प्रकरण के अनुरूप शिक्षण विधियों एवं शिक्षण सहायक सामग्री का उचित प्रयोग आदि कारक शैक्षणिक उपलब्धियों में विद्यार्थियों की सफलता में योगदान देते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार। ऑप्शन है दोस्तों बच्चे शिक्षक द्वारा दी गई सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है। बी ऑप्शन में बच्चों के अधिगम को विनियमित करने की क्षमता नहीं होती है। सी ऑप्शन में है बच्चे रखने के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सीखते हैं। और डी ऑप्शन में है बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 2005 में दोस्तों जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की गई थी उसके अनुसार बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये दोस्तों सही हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चे ज्ञान के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वे नन्हे अन्वेषक होते हैं जो स्वयं जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। पूछताछ, अन्वेषण, प्रश्न पूछना, वाद विवाद, व्यवहारिक प्रयोग, विचार स्थितियों की रचना आदि दोस्तों बच्चों की सक्रिय व्यस्तता को सुनिश्चित करते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। ऑप्शन है दोस्तों उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण, उस संप्रत्यय के लिए सतत उदाहरण, संप्रत्यय संबंधित गैर उदाहरण, उसकी संस्कृति में प्रचलित आद्य रूप। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। उसे संप्रत्यय के लिए सतत उदाहरण। एक संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक शिक्षक को उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरणों के प्रयोग से सदैव बचना चाहिए, किंतु उसे उस संप्रत्यय से संबंधित उदाहरण एवं गैर उदाहरण तथा उनकी संस्कृति से प्रचलित आद्य रूप आदि का प्रयोग करना चाहिए। तो बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता क्या दर्शाती है। अधिसंज्ञान, भ्रांति, स्मृति सहायक विधि, अभिप्रेरणा। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अधिसंज्ञान दोस्तों सही हो जाएगा। ए ऑप्शन दोस्तों सही हो जाता है। स्वयं के ज्ञाता होने का ज्ञान या जागरूकता अधिज्ञान को दर्शाती है। सामान्य स्वयं के व्यक्तित्व संबंधी व्यवहार, गुण, दोष, विशेषताओं, क्षमताओं एवं ज्ञान आदि की जागरूकता को अधिसंज्ञान की संज्ञा दी जाती है। तो ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कठिनाई की पहचान, लक्ष्य निर्धारण, संभावित समाधान और परिणामों की खोज, तदनुसार कार्य करना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किस प्रक्रिया में शामिल महत्वपूर्ण चरण है। आरोपण, नकल, समस्या समाधान, निष्क्रिय ध्यान। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा समस्या समाधान। सी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही हो जाता है। सामान्यतः समस्या समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत कठिनाई की पहचान की जाती है, लक्ष्यों का व्यापक स्तर पर निर्धारण, परिकल्पनाओं का उदाहरण, परिकल्पनाओं का निर्माण, संभावित समाधान, परिणामों की खोज तथा तदनुसार कार्य करना। इसके अतिरिक्त व्यापक स्तर पर परिणामों का मूल्यांकन भी किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों सी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है कथन ए। दोस्तों अगले प्रश्न में दो कथन दिए हुए हैं, कथन और कारण दोस्तों दिए हुए हैं। आपको कथन पढ़ना है और बताना है आर क्या उसका सही व्याख्या करता है या नहीं करता है, सही दोनों सही हैं या नहीं सही हैं। तो कथन ए में दिया हुआ है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है। कारण आर में दोस्तों दिया है यह विद्यार्थियों को उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। अब दोस्तों कूट दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। दोस्तों इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है, विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है। ऑप्शन है गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर, गतिविधि को महत्व दिए जाने पर, उन्हें सफलता मिलने पर, उनकी सफलता की अपेक्षा होने पर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान गतिविधि को महत्व न दिए जाने पर विद्यार्थियों को बोरियत महसूस होने की संभावना है, इसलिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए करके सीखना, गतिविधियों को महत्व देने, प्रश्न पूछने, अपने विचार प्रस्तुत करने, आपस में विचार विमर्श करने एवं प्रोजेक्ट विधि के प्रयोग आदि को महत्व देना चाहिए। तो आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का अनुच्छेद तरीका है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ये अनुच्छेद लिख गया है, यहाँ पे अनुचित है, अनुचित तरीका। ऑप्शन है विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थियों के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना, अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन दोस्तों इसमें सही हो जाएगा, विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रतिपुष्टि को अपना विशेष महत्व है। प्रतिपुष्टि विद्यार्थियों को अधिगम संबंधित कठिनाई से अवगत कराने, उसमें सुधार तथा उपचारात्मक शिक्षण करने आदि में विशेष भूमिका निभाती है। सामान्य गतिविधि की प्रक्रिया पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना, विद्यार्थियों के काम से संबंधित वर्णनात्मक शैली में प्रतिपुष्टि देना एवं अन्य विद्यार्थियों के साथ तुलना किए बिना प्रतिपुष्टि देना आदि तरीके प्रतिपुष्टि को प्रेरक के रूप में उपयोग करने का उचित तरीका है, किंतु विद्यार्थी की क्षमता पर केंद्रित प्रतिपुष्टि देना अनुचित है। तो इस प्रकार दोस्तों ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें ताकि अगली क्लास की जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अब अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।